Good morning, class. Good morning, all of you. जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में कि आज हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो के विषय में। ठीक, अमीर खुसरो के विषय में अबुल हसन इमानुद्दीन अमीर खुसरो का मध्यकालीन इतिहास लेखन में क्या योगदान है, उसी को आज हम यहाँ पर जानेंगे। मध्यकालीन इतिहासकार अबुल हसन इमानुद्दीन अर्थात अमीर खुसरो का मध्यकालीन इतिहास लेखन में क्या योगदान है, इसी विषय पर आज हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। ठीक, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख इतिहासकारों को पढ़ चुके हैं। ठीक, जिसमें से पहले हैं आपके हसन निजामी, दूसरे हैं मिनहाजुस सिराज। ठीक, इन दोनों से भी पहले हमने अलबर्नी को पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अलबर्नी एक जो उनका इतिहास लेखन है वह अरबी में है। ठीक है, जो उनकी किताब है तहक़ीक़-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद, वह अरबी भाषा में है। हसन निजामी की जो किताब है ताजुल मासिर, वह फारसी भाषा में है। मिनहाजुस सिराज की जो किताब है तबक़ात-ए-नासरी, वह भी फारसी भाषा में है। तो इन तीन इतिहासकारों को एक प्रकार से हमने अभी तक के पढ़ा है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। अब जो हमारे सामने अगले इतिहासकार हैं वह है अमीर खुसरो। ठीक, इनका जो मूल नाम है वो अबुल हसन इमानुद्दीन अर्थात अमीर खुसरो। तो इन्हीं के विषय में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो को जो पिता हैं अमीर खुसरो के जो पिता हैं सैफुद्दीन महमूद, वह एक मध्य एशिया के क्षेत्र से आते थे। अमीर खुसरो के जो पिता हैं अमीर सैफुद्दीन महमूद, वह एक मध्य एशिया के क्षेत्र शहर-ए-सब्ज से आते थे। ठीक, हुआ क्या कि इनके जो पिता थे वह वहाँ से भारत चले आए। मध्य एशिया का जो शहर है शहर-ए-सब्ज, वहाँ से भारत चले आए। आने का कारण क्या था कि उस समय सैफुद्दीन महमूद के समय मध्य एशिया में मंगोलों का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था। खास करके जब चंगेज था तो उस समय उसने मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी थी। ऐसे में मंगोलों के डर से और उनके बढ़ रहे प्रभाव के कारण लोगों का पलायन भारत की तरफ भी हुआ। उसी में सैफुद्दीन महमूद भी मंगोलों के भय के कारण ही भारत चले आए। भारत आने के बाद यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में जीवन बिताते रहे। फिर इसी बीच 1253 में जो आपके अमीर खुसरो हैं उनका जन्म होता है। 1253 में अबुल हसन इमानुद्दीन अर्थात अमीर खुसरो का जन्म होता है। वह जन्म अमीर खुसरो का जो उत्तर प्रदेश है, इसका एक जिला पड़ता है पश्चिम यूपी में, एटा जिला।
एटा जिला के पटियाली, ठीक है, पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली नामक ग्राम एटा जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अमीर खुसरो का जो जन्म है, नाम है खास करके अबुल हसन नाम यह पूछा गया है मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2018 में, ठीक है, कि अबुल हसन किसका मूल नाम है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि अमीर खुसरो का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो पटियाली नामक ग्राम है। कौन से जिले में हुआ है यह भी पूछा गया सवाल है। तो एटा जिला है, ठीक है, इटावा नहीं है, एटा, ध्यान रखिएगा। और पटियाली, ना कि पटियाला, जो पंजाब हरियाणा पटियाला है वो पटियाला की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये पटियाली है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जो अमीर खुसरो की माँ थी वह जो बलवन का युद्ध मंत्री था इमाद उल मुल्क, अर्थात इमाद उल मुल्क, उनकी पुत्री थी। जो बलवन का युद्ध मंत्री आरिज मुमालिक इमाद उल मुल्क था, अमीर खुसरो की माँ उन्हीं की पुत्री थी। तो इन कारणों से भी यह कहते हैं इतिहासकार कि अमीर खुसरो का जो पालन पोषण था वह एक अच्छी फैमिली में हुआ, ठीक है, मतलब इनकी स्थिति एक अच्छे अमीर वर्ग में थी अमीर खुसरो को। तो होता क्या है कि इसी बीच अमीर खुसरो के जो पिता हैं सैफुद्दीन महमूद, वह कुछ दिन एटा में बिताने के बाद अमीर खुसरो को लेकर के दिल्ली चले जाते हैं। अमीर खुसरो को लेकर के दिल्ली चले जाते हैं और वहीं पर इनकी शिक्षा होती है 4 साल के बाद करीब। फिर होता क्या है कि 7 वर्ष की आयु में ही इनके जो पिता हैं सैफुद्दीन महमूद, उनका देहांत हो जाता है। जब उनका देहांत हो जाता है तो जो इनके नाना अर्थात इमादुल मुल्क हैं वही इनका पालन पोषण करते हैं। इनके नाना इमादुल मुल्क ही इनका पालन पोषण करते हैं और फिर इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्यभार भी वही देखते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं एक प्रकार से। और ये गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति, संगीत, रहस्यवाद, साहित्य आदि विषयों में बहुत जल्दी ही पारंगत हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी पारंगत हो जाते हैं। और कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु में ही ये कविता करने लगते हैं। 8 वर्ष की आयु में ही ये कविता करने लगते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के 2 भाई और थे, एक इजाउद्दीन अली और दूसरे हिसामुद्दीन, ठीक, इजाउद्दीन अली और दूसरे हिसामुद्दीन। लेकिन ये 2 नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से अबुल फजल का प्रारंभिक जीवन शुरू होता है। अब होता क्या है कि 8 वर्ष की आयु में ही अमीर खुसरो कविता करने लगते हैं। तो कविता इनकी ओजपूर्ण और एक प्रभावशाली शैली में होती है, इसलिए इनको संरक्षण बहुत कम आयु की उम्र में ही तत्कालीन जो शहजादे हैं अर्थात राजकुमार हैं, जो सुल्तानों के पुत्र हैं, उनके द्वारा इनको संरक्षण मिलने लगता है। और ऐसे में जो सबसे पहले ये किसी के दरबार से संबंधित होते हैं तो उनमें मलिक छज्जू
अर्थात किसलू खां का नाम सर्वप्रमुख आता है। इसे बलवन का भतीजा भी कहते हैं। तो जो मलिक छज्जू है उसी के दरबार से ये संबंधित होते हैं। सबसे पहले मलिक छज्जू अर्थात किसलू खां ये आपके कड़ा के गवर्नर थे। ठीक है, जब जलालुद्दीन खिलजी का जब शासन स्टार्ट होता है तो उस समय जब बलवन के उत्तराधिकारी की बात आती है तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मैं वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हूं और मैं इसके लायक भी नहीं हूं, इसलिए मलिक छज्जू को निमंत्रण देता है कि आप आइए और यहाँ की जो गद्दी है दिल्ली की उसको आप स्वीकार करिए। तो मलिक छज्जू नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मलिक छज्जू विद्रोह कर देता है जिसे अलाउद्दीन खिलजी बाद में दबाता है। तो ये आपके कड़ा अर्थात जो इलाहाबाद के पास का इलाका है कड़ा मानिकपुर, वहीं की बात है। तो इस प्रकार से ये मलिक छज्जू के दरबार में रहते हैं कुछ दिन तक। फिर इसी समय बुगरा खां इनकी कविता को सुनता है और प्रभावित होता है। तो वो क्या करता है कि एक टोकरी में कुछ चांदी के टंके भर करके इनको पुरस्कृत करता है बुगरा खां। ठीक है, अभी वो इनके दरबार में नहीं है, बुगरा खां के मलिक छज्जू के ही दरबार में है। तो इनको वो पुरस्कृत करता है अमीर खुसरो को बुगरा खां। तो ये क्या करते हैं, जो अमीर खुसरो हैं ये मलिक छज्जू का दरबार छोड़ करके इनके दरबार में आ जाते हैं बुगरा खां के, और फिर ये कुछ समय तक बुगरा खां के दरबार में रहते हैं। बुगरा खां के दरबार में रहते हैं। फिर बुगरा खां के बाद आप जो बलवन का एक सबसे बड़ा पुत्र था महमूद, जो मोहम्मद, ठीक है, राजकुमार मोहम्मद, वह उसके दरबार में आ जाते हैं बुगरा खां का दरबार छोड़ करके। और फिर उसी के समय ये दरबार में रहते हैं और उसी समय मंगोलों का आक्रमण होता है जिससे बलवन दबाने के लिए भेजता है अपने पुत्र को। तो क्या होता है कि इनका पुत्र जो बलवन का पुत्र है राजकुमार मोहम्मद, यह मारा जाता है। ठीक, यह मारा जाता है। इसी समय क्या होता है कि ये भी पकड़ लिए जाते हैं। आपके अमीर खुसरो भी मंगोलों के कब्जे में आ जाते हैं, इनको भी पकड़ ले जाते हैं सब। ठीक, पकड़ने के बाद ये किसी प्रकार से वहां से भाग निकलते हैं और जब भाग करके आते हैं तब फिर ये कैकूबाद, जो बुगरा खां के बाद जो एक शासक बनता है कैकूबाद दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, कैकूबाद, तो ये उसके दरबार से संबंधित हो जाते हैं। अभी एक पीजीटी में, उत्तर प्रदेश पीजीटी में एक सवाल आया था कि बलवन ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो बलवन ने क्या किया था, बलवन ने अपना उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद अर्थात जो राजकुमार मोहम्मद है उसको नियुक्त किया था बलवन ने, लेकिन वो मारा गया था। फिर उसके बाद बलवन ने, जब वो मारा गया तो फिर बलवन ने अपनी एक वसीयतनामा छोड़ी थी और उसमें फिर उत्तराधिकार का बंटवारा हुआ था। और कै खुसरो, ठीक है, बुगरा खां से भी कहा गया था कि आप शासक बनिए, तो बुगरा खां ने भी इनकार कर दिया था। तो कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। कै खुसरो के बाद कैकूबाद की भी बात आती। तो अभी जो उत्तर प्रदेश पीजीटी में, इसमें स्पष्ट नहीं है पूरी तरीके से, तो उत्तर प्रदेश जो पीजीटी में उत्तर आया है वह कैकूबाद को उत्तर माना गया है। ठीक, कैकूबाद को माना गया है उत्तर। तो इस प्रकार से कैकूबाद के दरबार में होते हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कैकूबाद के समय में क्या महत्वपूर्ण काम करते हैं, जो अपनी प्रमुख
ऐतिहासिक मसनवी अर्थात जो ऐतिहासिक रचना लिखते हैं वह है किरान उस सादेन। किरान उस सादेन, आप लोग लिखिएगा इसको, किरान उस सादेन। तो इसका मतलब है शुभ नक्षत्रों का मिलन, शुभ नक्षत्रों का मिलन। इसको एक लाइन में ऐसे लिखिएगा, इसमें बुगरा खां एवं कैकोबाद के मिलन का वर्णन है। इसमें बुगरा खां और कैकोबाद के मिलन का वर्णन है। ठीक है, ये कैकोबाद के राजकीय कवि भी थे। तो इस रचना में होता क्या है कि बुगरा खां कैकोबाद से कहता है कि मैं वास्तविक उत्तराधिकारी हूं, और वह दिल्ली की बात करता है, दिल्ली को मांगता है कैकोबाद से। तो कैकोबाद कहता है कि जो राज सिंहासन है वह तलवार के बल पर हासिल किया जाता है, वह उत्तराधिकार में नहीं मिलता है। ठीक है, इस प्रकार की बात कहता है कैकोबाद। कहता है जो राज सिंहासन है वह तलवार के बल पर हासिल किया जाता है, वह उत्तराधिकार में नहीं मिलता है। फिर इसी में 2-3 बार इनकी भेंट होती है, मतलब मुलाकात की बात चलती है कैकोबाद की और बुगरा खां की मिलने की बात। ये जो बुगरा खां है ये बंगाल के उस समय शासक होते हैं और कैकोबाद दिल्ली का शासक होता है। तो दोनों के बीच मिलने की बात आती है। कई बार वार्तालाप होता है दूतों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। तो इसी प्रकार का संवाद चलता है। उसी का वर्णन जो है कैकोबाद अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में किया है। तो फिर इसमें क्या होता है, इस रचना में कैकोबाद कहता है कि अपने पिता के प्रति, क्योंकि ये बुगरा खां का ही पुत्र है कैकोबाद, तो पिता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, ठीक है, कुछ दिनों के बाद सहानुभूति दिखाते हुए ये कहता है, यदि आप, बुगरा खां से कहता है कैकोबाद, यदि आप नहीं मानेंगे और गद्दी प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते हैं या आप कहते हैं ऐसा, तो फिर मैं गद्दी आपके चरणों में सौंप दूंगा और मुझे आपको नीचा नहीं दिखाना और गद्दी मुझे नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर के जब इस प्रकार की बात कैकोबाद कहता है तो जो बुगरा खां है वह मान जाता है और कहता है कि नहीं, अब मुझे भी गद्दी नहीं चाहिए, और बंगाल में ही वो शासक के रूप में ही संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर क्या होता है, एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि बुगरा खां जो है कैकोबाद को सचेत करता है कि अमीरों से बच के रहिए। जैसे कि उस समय 2 लोग थे, एक मलिक एतमार कच्छन और एक मलिक एतमार सुरखा। ये 2 लोग षड्यंत्र रच रहे थे कैकोबाद को हटाने के लिए। तो उसके लिए बुगरा खां ने कैकोबाद को सचेत किया और फिर उनकी हत्या करवा देता है कैकोबाद। और कैकोबाद के विषय में क्या है कि यह रंगरलिया मनाया करता था। ठीक है, किलोगढ़ी का एक किला था, उसी में ये मस्त रहता था। शुरुआती दौर में कैकोबाद को बहुत ज्यादा इन चीजों से, जो भोग विलास की चीजें होती, जो नृत्य होता था उस समय वेश्याओं का, उनसे बहुत दूर रखा गया था कैकोबाद को। लेकिन जैसे ही कैकोबाद सुल्तान बना, ठीक है, तुरंत वह इन चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त रहने लगा और मस्ती करने लगा। कैकोबाद किलोगढ़ी का किला है उसी में। ठीक है, मैं कैकोबाद के विषय में इसलिए बता रहा हूँ आपको थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कैकोबाद बहुत कम लोग, जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, खास करके इसमें कुछ लोग जुड़े होंगे, 2-3 लोग जो नहीं है, वो उसका नाम तक भी नहीं जानते हैं कैकोबाद का। ऐसे में क्या कैकोबाद को कुछ तो जानिए कि कैसे वो शासक बनता है। फिर उसके ये बात हो गई कैकोबाद के समय किरान उस सादेन की रचना और कैकोबाद के संदर्भ में। इसके बाद अगले जो सुल्तान हैं वह आपके जलालुद्दीन खलजी अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खलजी हैं।
जो खलजी वंश के संस्थापक हैं, अर्थात खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी, उनके दरबार में ये चले जाते हैं कैकुबाद, अमीर खुसरो। तो उनके दरबार में, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में जब अमीर खुसरो होते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी इन्हें क्या करता है, किताबदार नियुक्त करता है। एक पद होता है किताबदार, मतलब पुस्तकालय का अध्यक्ष। जलालुद्दीन खिलजी एक पुस्तकालय की स्थापना करता है और उसका इन्हें अध्यक्ष बनाता है, अर्थात किताबदार नियुक्त करता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी ये एक महत्वपूर्ण, जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी ये एक महत्वपूर्ण रचना लिखते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी मसनवी कहलाती है। वह है मिफ्ताह उल फतूह। मिफ्ताह उल फतूह जो दूसरी महत्वपूर्ण अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचना है वह है मिफ्ताह उल फतूह। मिफ्ताह उल फतूह इसका मतलब होता है विजयों की कुंजी। ठीक, विजयों की कुंजी, मिफ्ताह उल फतूह। फतूह का मतलब ही होता है विजय या फतेह करना, और एक फतूह का मतलब दान देना भी होता है। ठीक, तो ये जो मिफ्ताह उल फतूह है, इसको अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी को डेडिकेट करते हुए, अर्थात समर्पित करते हुए लिखा। और इसमें जो है जलालुद्दीन खिलजी की प्रथम 1 वर्ष की जो उसकी विजय थी उनके विषय में खास करके लिखा। उसके संदर्भ में इसमें बात किया, बताया कि जलालुद्दीन खिलजी ने कौन कौन से जैसे विजय की है। ठीक है, जैसे आपका जो मैंने कड़ा की बात की थी मलिक छज्जू वाली, ठीक है, उसका डिटेल जो वर्णन होगा वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन बातों का वर्णन यहाँ पर आता है। यह रचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एक पूछी जाती जो एग्जाम में आपकी किरान उस सादेन है। ठीक है, मिफ्ताह उल फतूह का नाम याद रखिए आप लोग, और किसको समर्पित है ये, इसको याद रखिए। मिफ्ताह उल फतूह किसको समर्पित है, इसको याद रखिए।